गुड मॉर्निंग बच्चों। पौधों में श्वसन क्रिया पिछले कक्षा में हमने स्टार्ट किया था। इसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया का अध्ययन किए और तीसरा अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। श्वसन क्रिया के दौरान ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में कुछ माध्यमिक पदार्थ बनते हैं। चक्र के दौरान 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, पार्विक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए के मध्य, आइसोसाइट्रिक एसिड और ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इनके बीच में एक जोड़ी हाइड्रोजन मुक्त होते हैं। ये हाइड्रोजन जो मुक्त होते हैं, इस हाइड्रोजन को जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं NAD या NADP या FAD, इसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और ये अपचयित होते हैं NADH2, NADPH2 एंड FADH2 में अपचयित हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु वियोजित होकर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु टूटते हैं 2H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में। ये 2 प्रोटॉन हैं H+ आयन और इलेक्ट्रॉन विभिन्न हाइड्रोजन ग्राही जैसे NAD, NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और अपचयित होकर NADPH2, NADH2 और FADH2 का निर्माण करते हैं। श्वसन की क्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि इन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके पुनः इनको प्रारंभिक स्थिति में ना बदल दिया जाए। तो ये NADPH2 या FADH2 का ऑक्सीकरण होगा। NADH2 इक्वल टू H2O और NAD+, ये अपचयित हो जाते हैं और अंत में पानी का एक अणु बनता है। तो उपयुक्त जो क्रिया है ये अचानक न होकर कई चरणों में पूर्ण होती है और प्रत्येक चरण में किसी न किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। अंत में वायुमंडलीय वायु को स्वीकार करके हाइड्रोजन परमाणु वायुमंडलीय वायु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पानी बनाते हैं। चूंकि इस पूरी अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है। यहाँ पर हमने तोड़ा ही इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है। इसलिए इस पथ का नाम है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन परिवहन पथ के नाम से जानते हैं। इसी क्रिया विधि देखें, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की क्रिया विधि। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की क्रिया विधि। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के दौरान
जिन स्थानों पर माध्यमिक पदार्थ बनते हैं वहाँ से NADPH2 या FADH2 के रूप में हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होता है। इसको देखेंगे, ग्लूकोज से बना 1,3-डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसके बाद बना था 1,3-डाई फास्फोरिक एसिड। इस प्रकार से एक संक्षिप्त रूप में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, यहाँ तक का पार्ट्स हो गया। ग्लूकोज से पारिक अम्ल तक बनने की क्रिया ग्लाइकोलिसिस और एसिटिल कोएंजाइम के बाद ये जो प्रक्रिया है ये क्रेब्स चक्र। अभी दोनों चक्र में देखेंगे कि किन किन स्थानों पर NADP और किस जगह पर FAD मुक्त हुआ है। NADH प्लस H के रूप में लिखिए, ये परिवर्तित हो जाता है NAD प्लस। आइसोसाइट्रिक एसिड और सक्सिनिक एसिड के बीच से NADPH2, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सिल कोएंजाइम A, यहाँ से भी NADPH2, सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड
के बीच से FADH2 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और मैलिक एसिड के बीच से NADPH2। देखिए जिन जिन स्थानों पर NADPH2 मुक्त हुआ और जिन स्थानों पर FAD मुक्त हुआ है, NADH प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। दो इलेक्ट्रॉन भी मुक्त किया और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है FAD में आएगा, H प्लस आयन भी आएगा यहाँ पर, और H प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कोएंजाइम Q। एक पदार्थ होता है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के आंतरिक झिल्ली में जिसका नाम है कोएंजाइम Q, और कोएंजाइम Q द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसका रिडक्शन होता है और फिर ऑक्सीकरण होता है कोएंजाइम Q का, ये ऑक्सीकरण होगा। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और दूसरे पदार्थ ट्रांसफर होगा वह है आयरन। आयरन जो होता है एक लौह युक्त प्रोटीन है, एक लौह युक्त प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। ये भी दो रूप में बदलते रहते हैं, फेरस से फेरिक और फेरिक से फेरस आयन, ये दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फेरिक से फेरस में चला गया और फिर फेरस से फेरिक, तो इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा और ये पहुंच जाता है साइटोक्रोम बी। उस साइटोक्रोम बी में उपस्थित रहता है फेरस आयन जो परिवर्तित होता है फेरिक में, और फेरिक फिर परिवर्तित हो सकता है फेरस आयन में। दोनों परिवर्तनीय रूप हैं इनके, हमेशा बदलते रहते हैं। तो साइटोक्रोम बी में पहुंचा। अब NADPH2 और FAD के बीच में ADP धन IP क्रिया करते हैं और बनाते हैं ATP, यहाँ पर बना। फिर हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा यहाँ से और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। साइटोक्रोम B6 के बाद इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C में पहुंचा इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचा साइटोक्रोम C1 में, फिर इलेक्ट्रॉन अगला सिस्टम में पहुंचा साइटोक्रोम A में, ट्रिपल प्लस आयन और ये होगा डबल प्लस आयन। फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचा साइटोक्रोम A3, ट्रिपल प्लस आयन और एक ही डबल प्लस आयन में। और अंत में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पहुंचा और वातावरण से 1/2 O2 लिया है
और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त हुआ है। ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु और H2O दोनों अभिक्रिया करते हैं और अंत में पानी बनाते हैं। जो प्रोसेस को मैं एक लाइन में लिख के बताया था, NaDH2 धन 1/2O2 इक्वल टू H2O प्लस NaD के रूप में जो लिखा था, ये एक पद में हुआ, एक लाइन में लिख सकते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया चरणबद्ध प्रक्रिया है और इलेक्ट्रॉन एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में कैसे पहुंचते हैं, और जब दूसरे साइटोक्रोम में पहुंचते हैं तो अंत में क्या बनाते हैं, पानी। और पानी बनाने के बाद ये FAD और NAD इस रूप में इसको मुक्त करना होता है। FAD और NAD के रूप में इस यौगिक को मुक्त करना होता है। क्योंकि ये यौगिक पुनः दूसरे हाइड्रोजन को फिर से ग्रहण करेंगे, इसलिए परिवर्तित होते रहते हैं। क्योंकि यह इस क्रिया में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन तीनों क्रिया में चरणबद्ध प्रक्रिया है और इस क्रिया में इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें ADP धन IP, ADP धन IP इक्वल टू ATP एक जगह बना। दूसरा है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C, ये B हो गया और C, इनके बीच फिर एक ADP धन IP इक्वल टू ATP एंड साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के बीच ADP धन IP इक्वल टू ATP। इस प्रकार से कितने ATP बना, एक ATP, 2 ATP और 3 ATP, एक 3 ATP बना। और वो कैसे अभिक्रिया किया, ADP धन IP मतलब है अकार्बनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं, अर्थात ATP में बदल जाते हैं। क्योंकि यह क्रिया पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण होता है। अब इसमें फास्फेट अणु पदार्थों के ऑक्सीकरण हो रहा है, पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इसमें अकार्बनिक फास्फेट जो है उपयोग हो रहा है। इसलिए इस क्रिया को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन संवहन में एक अणु हाइड्रोजन ग्राही से कुल 3 ATP बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक अणु हाइड्रोजन ग्राही NADPH2, एक अणु NADPH2 से कितना ATP बनेंगे, 3 अणु, एक ATP, 2 ATP और 3 ATP। ठीक उसी प्रकार से एक अणु हाइड्रोजन ग्राही FADH2 से 2 ATP बनते हैं। तो NADPH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP बनते हैं। तो इस प्रकार से एक अणु ATP में कुल 7.5 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित किया जाता है। क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की पूरी जो क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है, यह क्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से पूरी होती है। और इसमें कहाँ कहाँ पर ATP प्रोड्यूस हुआ है उसको भी एक बार देख लीजिए। और पहला ATP प्रोड्यूस हुआ NADPH2 और FADH2 के बीच में, फर्स्ट ATP। सेकंड ATP बना साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C के बीच में। थर्ड ATP प्रोड्यूस हुआ साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के बीच में। इस प्रकार से 3 ATP एक NADPH2 से बना और 2 ATP बनता है FADH2 के ऑक्सीकरण से। फिर इसका महत्व है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का महत्व। यह क्रिया
ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के साथ साथ चलती है। ये बाद में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है कि पहला ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद क्रेब्स चक्र होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। जैसे ग्लाइकोलिसिस क्रिया संपन्न हुआ, ये चल ही रहा है। जैसे ग्लाइकोलिसिस चालू हुआ, ग्लूकोज चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट चेंज इनटू 1,3-डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, तो 1,3-डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड चेंज इनटू 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्रम से अगर हम देखें, इसका सारांश लिखें हम, तो यहाँ पर देखिए 1,3-डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में एक NADPH2 मुक्त हुआ। यहाँ पर एक जोड़ी हाइड्रोजन परमाणु मुक्त हुआ। जैसे एक जोड़ी हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर मुक्त हो गया तो अभिक्रिया इसका प्रारंभ हो जाता है। 1/2 O2 इक्वल टू H2O और NADH को मुक्त कर दिए। तो ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रारंभ हो गया है। ठीक उसी प्रकार क्रेब्स चक्र से निकलने वाले NADPH2, अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि पायरुविक अम्ल से NADPH2 निकलेगा, फिर आइसोसाइट्रिक एसिड के बीच से, फिर अल्फा कूटोग्लूटरिक एसिड के बीच से, फिर सक्सनिक एसिड के, फिर मैलिक एसिड के बाद, उसके बाद क्रिया प्रारंभ होगा। ऐसा नहीं, एक NADPH2 निकल गया मतलब क्रिया प्रारंभ है, चल ही रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलते रहता है, क्योंकि प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर ATP बनते जाते हैं, NADPH2, NADP अलग होते हैं, H2O अर्थात पानी भी बनते जाते हैं। साथ साथ चलने वाली क्रिया है, क्योंकि ये अचानक नहीं होती, ये क्रमबद्ध चलने वाली क्रिया है। और बहुत अधिक मात्रा में ATP के रूप में ऊर्जा संचित किया जाता है। इसी ऊर्जा का उपयोग जीव अपने जैविक क्रिया के दौरान करते हैं। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु कि पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 ATP बनता है। कल भी बताया था। ये कंपाउंड देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड के बीच में, माध्यमिक पदार्थों के बीच में ATP प्रोड्यूस हुआ। पहले देखते हैं पायरुविक अम्ल और एसिटिल कोएंजाइम A के बीच में। पायरुविक एसिड एंड एसिटिल कोएंजाइम A के बीच में बना NADH2 के रूप में। दूसरा NADPH2 बना है आइसोसाइट्रिक एसिड और ऑक्जिलोसक्सिनिक एसिड। NADH2 के रूप में। तीसरा बना अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड और सक्सिनिल कोएंजाइम A। एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम A के बीच में NADH2। फ्यूमेरिक एसिड और मेलिक एसिड के बीच सक्सिन, यहाँ पर बना है GTP, सक्सिनिल कोएंजाइम और सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिल कोएंजाइम A और सक्सिनिक एसिड के बीच में GTP, सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। बना FADH2 और मेलिक एसिड और ऑक्जिलोएस्टिक एसिड। मेलिक
एसिड एंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, इनके बीच बना NaDH2। तो मैं इसको बता रहा था कि एक NaDH2 से कितना ATP बनता है, 3 ATP, 3 ATP और एक GTP से 1 ATP, F से 2 ATP और यहाँ से 3 ATP, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 और एक 15 ATP। चलिए, तो एक NADPH2 से 3 ATP और एक GTP 1 ATP देता है, एक FADH2 2 ATP दिया और फिर NADPH2 3 ATP दिया। तो ये पायरुविक अम्ल के एक ऑक्सीकरण से यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12 13 14 और एक 15 ATP बना पायरुविक अम्ल के एक अणु से। चूंकि पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं और 2 बार उनकी ऑक्सीकरण होगी, तो इस प्रकार से टोटल ATP की संख्या 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 8 ATP बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में और टोटल ATP हो गया 38। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से टोटल कितने ATP बना, 38 ATP बनता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है किण्वन या फर्मेंटेशन। किण्वन वह क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्लूकोज का या शर्करा का अपूर्ण विघटन करके सरल कार्बनिक पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड इत्यादि कार्बनिक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। वास्तव में जो किण्वन की प्रक्रिया है ये अनाक्षी श्वसन ही है, पर यह सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होता है और सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के एंजाइम पैदा करते हैं जो विकसित होकर कोशिका से बाहर आ जाते हैं और कोशिका के बाहर उस पदार्थ का अपघटन करते हैं। तो वास्तव में जो फर्मेंटेशन है, किण्वन की प्रक्रिया है, कोशिका से बाहर होने वाला अनाक्षी श्वसन है। इसका नामकरण से बनने वाले पदार्थ के उपस्थिति के आधार पर हुआ है। इसमें पहला प्रकार है अल्कोहली किण्वन। इस क्रिया में ईस्ट नामक एक सूक्ष्म जीव भाग लेता है जो ग्लूकोज को अपघटित करके अब एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है।
C6H12O6। ईस्ट एक एंजाइम स्रावित करता है, जाइमेज एंजाइम। इसके माध्यम से कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है C2H5OH और 2 अणु CO2 बना और 2 ATP या 21 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसका उपयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं मनुष्य जो है, शराब बनाने में, आजकल उद्योग के रूप में बियर बनाने, शराब बनाने में, औषधि निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा लैक्टिक एसिड किण्वन ग्लूकोज का अपघटन लैक्टोबैसिलस लैक्टाई लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नामक एक जीवाणु होता है जो दूध की शर्करा को, ये जो शर्करा है ये दूध का शर्करा है, तो दूध के शर्करा को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए दूध जो है हल्का मीठा रहता है, परंतु दूध दही में परिवर्तित होता है तो हल्का खट्टा हो जाता है, इसी अम्ल की उपस्थिति के कारण, जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड किण्वन एसिटिक एसिड किण्वन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु, एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जो जीवाणु है, ये ग्लूकोज को बदल देता है एसिटिक एसिड में। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलेगा, फिर पायरुविक एसिड बदल जाता है एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड ये तीसरे नंबर का हुआ। इसके बाद एक है चौथे नंबर में लैक्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल किण्वन एक साथ है, लैक्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल। ग्लूकोज 2 भागों में टूटेगा, लैक्टिक एसिड एथिल एल्कोहल किण्वन। तो ग्लूकोज
जो है ये बनेगा लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होगा, लैक्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल। तो इसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड किण्वन। फिर किण्वन का महत्व, किण्वन का जो उपयोग या प्रयोग 6000 वर्ष पूर्व से करते आ रहे हैं। शराब बनाने में क्या करते थे, पर इसकी विस्तृत जानकारी हमारे पूर्वजों को नहीं था। इसके पहले भी इसका उपयोग डबल रोटी बनाने में करते थे। हम जो बासी खाते हैं वो भी किण्वन का एक उदाहरण है। यह तकनीक से अल्कोहल, बियर, ताड़ी इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में उपयोग करते हैं। एस्टिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। इस तकनीक का उपयोग जूट, सन, तंबाकू, चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। आजकल घरों में भी इडली और डोसा बनाने में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन की प्रक्रिया के बाद अगला टॉपिक है श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक, इसको RQ रिस्पायरेटरी क्वाटिएंट कहते हैं, RQ। तो श्वसन गुणांक क्या है? श्वसन क्रिया में निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपात, कार्बन डाइऑक्साइड की आयतन और श्वसन में उपयोग किया हुआ ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। तो RQ बराबर निकली CO2 का आयतन बटे उपयोग O2 का आयतन। मतलब श्वसन के दौरान कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और कितनी मात्रा में ऑक्सीजन उपयोग होता है, इसके आयतन को श्वसन गुणांक कहते हैं। विभिन्न पदार्थों के श्वसन गुणांक अलग अलग होंगे, क्योंकि इसका मापन माप कर पता लगाया जा सकता है कि श्वसन क्रिया में कौन सा पदार्थ उपयोग हो रहा है और उस पदार्थ में कितना CO2 मुक्त हुआ और कितना O2 उपयोग हुआ। तो इसमें पहला देखिए कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक। अभी आपने देखा कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन किए हैं, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितना O2 उपयोग हुआ और कितना CO2 निकला। CO2 और O2 के आयतन देखिए। तो CO2 का आयतन 6 RQ बराबर CO2 का आयतन बटे O2 का आयतन। तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रहा है, 6 अणु, ऑक्सीजन भी 6 अणु मुक्त हो रहा है, तो 1। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है, इकाई होता है। दूसरा पदार्थ हम देखें कोई कार्बनिक वसा है, एक वसा अध्ययन करते हैं C51H98O6। इसके ऑक्सीकरण में 145 अणु ऑक्सीजन लगते हैं और टूटता है तो 102 अणु CO2 और 98 अणु
H2O, तो इनका जो श्वसन गुणांक होगा वो 1 से कम होगा, क्योंकि सब परिभाषा के अनुसार देखिए CO2 का आयतन बटे O2 का, तो CO2 कितना है 102 और 145 O2 0.7 के लगभग इसका RQ होगा, तो इकाई से कम होता है। और कार्बनिक अम्लों में जो RQ है वह 1 से अधिक होगा। अनाक्षी श्वसन में RQ का मान जो है वो 1 से अधिक अनंत हो सकता है, 1 से अधिक या अनंत होगा, क्योंकि अनाक्षी श्वसन में सिर्फ CO2 निकलता है, O2 की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसका मान 1 से अधिक या अनंत हो सकता है। RQ का मान ज्ञात करने के लिए ज्ञानांग रिस्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वसायुक्त बीज अंकुरित अवस्था में है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, उसमें हम ज्ञात कर सकते हैं RQ का मान। तो आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उसकी क्रियाविधि, कितना ATP प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट के अणु के ऑक्सीकरण से, इसके पश्चात फर्मेंटेशन और लास्ट में श्वसन गुणांक का अध्ययन किए। थैंक यू।